यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शंस। लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में एक बहुत ही क्लोज फाइट है। पर कल जब हमारे सामने रिजल्ट आया तो ये पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ यहां पर यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को जीत लिया है। तो यही अब यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड इनका जो कार्यकाल होगा वो आने वाली 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने न्यूक्लियर थ्रेट के रिगार्डिंग फिर से बातचीत करी है। इन्होंने बोला है कि अगर ईरान के अगेंस्ट कोई आंख उठा के देखेगा तो वहां पर वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। एंड प्लस एट द सेम टाइम ईरान ने यह भी बोला है कि वो अपना जो पावर है उसको और इंक्रीज करेगा, वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा। एंड आने वाले समय के अंदर कोई भी एक्शन लिया जाएगा ईरान के अगेंस्ट तो वहां पर जो रिस्पॉन्स होगा ईरान की तरफ से वो बहुत ही बड़ा होगा। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर असेंबली ने आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए यहाँ पे उसके रिस्टोरेशन के लिए रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया है। अब आप लोग जानते हैं पिछले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस और जो बाकी अलायंस पार्टनर्स थे वो यहाँ पर जीत कर सामने आए और ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बने। बट अब मुद्दा यहाँ पर ये गर्मा गया है कि इस असेंबली के अंदर आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के लिए रेजोल्यूशन पास हो गया है। जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने बोला है कि ये अपने आप में बहुत ही गलत चीज है। आप जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और साथ ही साथ आपका जो 35A था उसको स्क्रैप कर दिया गया था। अब आने वाले समय के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनके बीच में कैसे रिश्ते रहते हैं ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। डेट है आज की 7 नवंबर 2024 एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग पार्लियामेंट विंटर सेशन के बारे में। देखो विंटर सेशन इस बार का जो होगा ना वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। अब इस बार के सेशन के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होनी है। फॉर एग्जांपल नई असेंबली का फॉर्मेशन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया जाएगा फाइनली? प्रॉमिस तो था कि डेफिनेटली जम्मू कश्मीर को वापस से एक राज्य का दर्जा मिलेगा। अब वो होता है नहीं होता है दैट इज समथिंग टू बी सीन इन विंटर सेशन। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर, ये जो पोजीशन है ना ये पिछली लोकसभा से खाली पड़ी हुई है। अभी करंट लोकसभा तो पता हमें पता है 4 जून के बाद जो आपका रिजल्ट आया उसके बाद जो नई लोकसभा बनी उसमें तो खाली है ही है। पर उससे पिछली वाली लोकसभा जो 5 साल चली ना वहां पर भी डिप्टी स्पीकर का कोई पोस्ट नहीं था। तो क्या उसको फिल किया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा, रशिया यूक्रेन का मुद्दा, इंडिया का क्या स्टैंस है उसके ऊपर डिबेट्स होंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा, सेंसस तो डेफिनेटली 2025 में हो ही रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन भी सरकार ने बोला है कि वो लेकर आएगी, तो क्या इसके बारे में क्या होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पिछले समय के अंदर वक्फ बिल लेकर आया गया था, फिर वो मुद्दा गया था आपकी ज्वाइंट कमेटी के पास, तो ज्वाइंट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी इसके ऊपर, राइट। एंड साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे जो 26 नवंबर है ना जिसको हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, राइट। अब इस साल ना उसकी 75वीं एनिवर्सरी है तो हम उसको यहाँ पे डेफिनेटली उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन के अंदर। ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं ना प्रियम्बल की, तो आपने प्रियम्बल बार बार पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर भी और वैसे भी इन जनरल। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा यहाँ पर ना एक डेट मेंशन्ड है। ये डेट क्या है? ये डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। दरअसल में 26 नवंबर 1949 को ना यहाँ पर हमारा जो अडॉप्शन, इनेक्टमेंट एंड अपने आप को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। एनफोर्स में तो आया वो 26 जनवरी 1950 को, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर जो अडॉप्ट हुआ था दैट वाज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो बात होगी करंट अफेयर्स की। थोड़ा स्टैटिक में यहाँ पे डिस्कशन करें तो आप जानते होंगे कि कितने सेशंस होने हैं साल भर के अंदर, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। संविधान के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है। तो संविधान में मेंशन ये है कि दरअसल में आपके जो भी आपके सेशंस होंगे ना उनके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब इस लॉजिक से आप देखोगे तो साल में 2 सेशन तो मिनिमम होने ही होंगे, क्योंकि आप नोटिस करो कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। प्लस एट द सेम टाइम संविधान में कोई फिक्स शेड्यूल वगैरह भी यहाँ पे दे नहीं रखा हुआ, बस एक प्रथा चली आ रही है एक तरह से कि हर साल हम 3 सेशंस करवाते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन हो जाता है, ठीक है, जो जनवरी से नॉर्मली अप्रैल मई तक चलता है। फिर उसके बाद हमारा मानसून सेशन होता है, जुलाई अगस्त के तक इन महीने में चलता है। एंड उसी तरह से अब जो विंटर सेशन मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ पे स्टार्ट होगा। कई बार यहाँ पर बीच में ना स्पेशल सेशन भी हो जाता है। अगर आपको याद हो पिछला साल 2023 में
तो यहाँ पर एक स्पेशल सेशन हुआ था जहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात थी, आपके लोकसभा हो गया, ठीक है, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, उनके अंदर यहाँ पे उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था, तो वहां पर स्पेशल सेशन भी यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। बाकी अगर आप यहाँ पे नोटिस करना चाहते हो, ठीक है, तो आर्टिकल 85 आपको इन चीजों के बारे में बताता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट जी के पास पावर होती है हर हाउस को यहाँ पे समन करने की पार्लियामेंट के। साथ ही साथ ये जो किया जाता है ना, ये किया जाता है एट द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एक बार अप्रूवल आ जाता है तो उसके बेसिस के ऊपर एमपीस को ऑफिशियली समन भेजा जाता है कि आइए दिल्ली आइए, बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट का सेशन है, राइट। और ये समन किया जाता है, ये किया जाता है प्रेसिडेंट जी के नाम के ऊपर। इसके अलावा बाकी चीजें आप जानते होंगे, समनिंग का मतलब यही होता है कि सभी को यहाँ पे कॉल किया जाता है ताकि वो सेशन अटेंड करें। एडजर्नमेंट ये होता है कि आपका किसी हाउस मीटिंग को सस्पेंड कर जाता है टेम्पररी बेसिस के लिए। यहाँ पर ना एक टाइम दे जाता है कि अगली मीटिंग कब होगी, पर मान लो अगर टाइम नहीं दिया गया, डेट कोई नहीं स्पेसिफाई करी गई, उसको बोलते हैं हम एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाइन का मतलब होता है जब हमने यहाँ पर एडजर्नमेंट किया है बट विदाउट गिविंग अ पर्टिकुलर डेट। तो समन क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, इसके बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। साथ साथ जब मैं बात करता हूँ ना प्रोरोगेशन की, प्रोरोगेशन का ना यहाँ पर सेशन खत्म हो जाता है, समझना, सेशन खत्म हो चुका है तो दैट इज नोन एज प्रोरोगेशन। यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा तो डिसॉल्व होता ही नहीं कभी भी, वो तो आपका परमानेंट हाउस है, पर इवन लोकसभा भी यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेशन को खत्म करता है। जैसे मान लो मानसून सेशन खत्म हो गया तो वहां पे प्रोरोगेशन कर दिया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब आप लोगों को मुझे एक सवाल का आंसर देना है कि समनिंग कौन करता है, एडजर्नमेंट कौन करता है और प्रोरोगेशन कौन करता है। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दोगे। प्लस एट द सेम टाइम मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज जो चाहिए होते हैं मीटिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं कोरम। तो ये नंबर होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अगर आप नोटिस करोगे तो लोकसभा में आपको लगभग 545 के आसपास मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, या 543 आप कह सकते हो, राइट। 543 मेंबर्स हैं तो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ बन जाएगी 55 मेंबर्स की। उस तरह से 250 मेंबर्स की कॉरस्पॉन्डिंग आपको राज्यसभा में 25 मेंबर्स की मिनिमम कोरम चाहिए होगा ताकि यहाँ पे इसकी मीटिंग को कंडक्ट किया जा पाए। आई होप ये जो पार्लियामेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया आपको काफी फ्रूटफुल लगा होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं हमारे सृजन इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ना अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है ताकि आप अपने अगले साल के अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दे पाओ। देखो यहाँ पर सृजन इनिशिएटिव पता किस तरह से मदद करता है कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की टेस्ट सीरीज तो मिलती ही मिलती है, प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको इसका आप पार्ट बन जाते हो। क्योंकि देखो बहुत बार कई बार समस्याएं आती हैं, बहुत बार डिफिकल्टीज आती हैं, कई बार टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि कैसे आगे प्रोसीड करें, वहां पर रोल आता है एक मेंटर का। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरह से रेडी कर देगी, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज और मेंस प्रैक्टिस होगी, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस होंगे, सेक्शनल फुल एंड टेस्ट होंगे, एंड साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप होगी, राइट। इसका जो लिंक होगा नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगले मुद्दे पे चलते हैं, इट इज नमो ड्रोन दीदी। देखो आप लोग एक चीज जानते होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। अब ऐसा देखा जाता है कि यार जब एक अकेली महिला होती है ना तो उसको काफी दिक्कतें फेस होती हैं, पर मान लो अगर बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे लोग इनफैक्ट ऐसे इकट्ठे हो जाएं, राइट, उनमें पता क्या होगा, इनमें सिमिलर बैकग्राउंड होगा, आपस में एक दूसरे की मदद कर पाएंगी, प्लस इनकी प्रॉब्लम्स भी सिमिलर हैं। तो आपस में मिलकर जब ये पैसे को पुल इन करेंगी, अपने रिसोर्सेज को पुल इन करेंगी, अपने टैलेंट को पुल इन करेंगी, उससे कहीं ना कहीं सबका यहाँ पे फायदा हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप और कुछ नहीं बल्कि लोगों की इनफॉर्मल एसोसिएशन ही है, जहां पर लोग साथ में आते हैं ताकि अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाए। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब। चलो ठीक है, महिलाओं के केस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से ना हमने स्टार्ट किया नमो ड्रोन दीदी। यहां पर हमने पता क्या किया, हमने 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम देंगे क्या, ड्रोन्स देंगे एग्रीकल्चर लैंड सर्विसेज के लिए। अब इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ना यहाँ पे ड्रोन्स मिलेंगे ताकि वो अपने जो किसान भाई हैं उन किसानों को यहाँ पर रेंटल बेसिस के ऊपर ड्रोन्स दे पाए, फॉर एग्जाम्पल फॉर स्प्रेइंग द फर्टिलाइजर, फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, तो वहां पर मदद हो जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर होंगे, उनको ड्रोन्स कैसे चलाना है, कैसे उनको मेंटेन करना है, पूरी ट्रेनिंग और पूरी सपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी। एंड आप साथ ही साथ नोटिस कर पाओगे जो आपकी जो लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनीज है ना, वो यहाँ पर स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी एट स्टेट लेवल, और आपके स्टेट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेट करेंगे आपके ड्रोन मैन्युफैक्चरर और आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ।
साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो ड्रोन्स का एक्सेसरीज का पूरा खर्चा यहाँ पे उठाएगी, अप टू मतलब 80% ऑफ द कॉस्ट, और मैक्सिमम यहाँ पे 8 लाख रुपीज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ध्यान में रखने वाला बात ये है कि यहाँ पे जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, दैट इज वाई इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। तो नमो ड्रोन दीदी अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली इनको इस तरह से ड्रोन दिया जाएगा। एग्रीकल्चर भी बढ़िया होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पे एम्पावरमेंट मिलेगी। तो दैट इज द फोकस ऑफ नमो ड्रोन दीदी। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियाज ग्रीन रीप, अ शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। देखो आप लोगों के साथ ना मैंने कई बार एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कशन किया हुआ है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर मेजर फोकस एशिया के ऊपर रहता है, एशिया पैसिफिक के ऊपर, बट उसके बियॉन्ड भी आपकी कंट्रीज के अंदर बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स को ये फंड करता है। जापान हो गया, यूएस हो गया, बहुत मेजर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर इस पर्टिकुलर बैंक के देखने को मिल जाएंगे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई गई है, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट। ये बात करता है कि इस एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर क्या क्या क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, एंड क्या हम ठीक कर सकते हैं, क्या कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है ना, कितना कितना कॉस्ट लगेगा क्लाइमेट चेंज का डील करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर होती हैं। चलो ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट आई इसने इंडिया के बारे में भी कुछ बात करी। अब आप लोग जानते होंगे इंडिया का ना जो नेट जीरो का टारगेट है वो कब तक है, 2070 तक का। अब नेट जीरो का मतलब ध्यान से समझना, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आप एमिशन ही खत्म कर दो, नहीं। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि आप एमिशन करोगे, मतलब प्रोडक्शन तो होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, बट एट द सेम टाइम जो रिमूवल भी आप उन चीजों का कर दोगे, तो नेट में वो चीज जीरो हो जाएगी। एमिशन होगा पर उस चीज को आप रिमूव भी कर दोगे, तो प्रॉपर एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिमूवल के माध्यम से आप यहाँ पे बैलेंस बना पाओगे। तो नेट जीरो अचीव करने का हमारा जो टारगेट है ना वो है 2070 का। अब ये जो रिपोर्ट आई ना इसने इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी हैं। क्या बातें करी हैं? इन्होंने बात करी है कि भारत इस डायरेक्शन में सही कदम उठा रहा है, अगर हमें 2070 तक हमें न्यूट्रल बनना है, नेट जीरो बनना है। क्या कदम उठा लिए भारत ने? यहां पर आप नोटिस कर पाओगे हमने जो अपनी फॉसिल फ्यूल के अंदर सब्सिडीज देखते थे ना, उनमें 85% की हमने यहाँ पे कटौती कर दी है। हमारी एक अप्रोच है रिमूव टारगेट एंड शिफ्ट। बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज दी जाती थी उनको खत्म करके हम मूव करें दूसरी चीजों की तरफ। दूसरी चीजें क्या है यहाँ पर? दूसरी चीजें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा फोकस है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेजिलियंट एनर्जी ग्रिड की तरफ। वहां पर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से इंक्रीज किया हुआ है। प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो कोल प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता है, हमने उस पैसे का इस्तेमाल किया ग्रीन एनर्जी को और बेहतर बनाने के लिए, वहां पर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ ये काम कोई आज से नहीं हुआ। अगर आप नोटिस करोगे 2010 से लेकर 14 के बीच में जो पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडीज मिलती थी उनको कम कर दिया, उनको एक तरह से फेज आउट ही कर दिया बेसिकली। फिर उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पैसा लगता था हमने उसको इंक्रीज किया। आपके फॉसिल फ्यूल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया एंड उसका जो पैसा था वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया गया। प्लस एट द सेम टाइम फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को कट किया गया। बाकी जो टैक्सेशन के बारे का पैसा था उसको भी हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाते गए। एंड हमने बहुत सारे मिशन भी रन किए, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स के हमने प्रमोट किया। पीएम कुसुम बहुत अपने आप में पॉइंट है, यहाँ पर सोलर पंप्स की बात करी जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखेगी रिन्यूएबल एनर्जी की। उसी तरह से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, हर घर बिजली योजना बेसिकली यहाँ पर आपके सोलर रूफटॉप्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो डेफिनेटली हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। एंड इसी वजह से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी जो रिपोर्ट आई है ना, इंडियाज ग्रीन लीप, बेसिकली यार रेशो से जो इसकी रिपोर्ट आई है एशिया पैसिफिक आपका क्लाइमेट रिपोर्ट, इसके अंदर इंडिया की यहाँ पे बात करी गई है कि कैसे इंडिया ने फॉसिल फ्यूल से एक क्लीन एनर्जी की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिपोर्ट फ्रॉम एनटीसीए ऑन विलेज रीलोकेशन फॉर टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। देखो आप लोगों ने एनटीसीए के बारे में सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब डेफिनेटली ये क्या है सर? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी ना किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है। तो दरअसल में आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, WPA 1972 का, उसको अमेंड किया गया 2005-2006 के अंदर। उसके माध्यम से हमने एनटीसीए को फॉर्म किया। एंड इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसका काम यही रहता है कि किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन हम यहाँ पे कर पाए, क्या गाइडलाइंस दे पाए उनके असेसमेंट के लिए, उनकी कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए। प्लस इसके पास पावर होती है यहाँ पर आपके इंडिविजुअल्स को, ऑफिसर्स को, अथॉरिटीज को कुछ भी डायरेक्शंस देने की, ताकि हम यहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एनटीसीए का काम तो हमें यहाँ पे समझ आ गया। पर आप लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं ना इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो वहां पर बहुत सारे लोग भी कई बार रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं।
फिर उन विलेजर्स को, जो लोकल लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं और रीलोकेट करना पड़ेगा ताकि टाइगर्स या जो बाकी और स्पीशीज हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर पाए, है कि नहीं? डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना आप नोटिस करो पाओगे यहां पर ना बात जो हो जाती है वो आपकी और एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसने 2018 में यहाँ पे बात करी गई थी कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ से कहीं आप और रिलोकेट कर रहे हो ना, तो आपका जो लार एक्ट है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, उसके हिसाब से इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे प्रोटेक्शन कर रहे हो, डेफिनेटली अच्छी बात है। पर जो लोकल लोग हैं उनको रिलोकेट करना पड़ रहा है ना, तो वहां पर आप उनकी लैंड एक्वायर कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो 2021 के अंदर जो कंपनसेशन डिसाइड किया गया था वो पहले 10 लाख था, फिर बाद में 15 लाख पर फैमिली यहाँ पे डिसाइड किया गया था। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास कुछ कंडीशन भी है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें ना, तो जो कोर एरिया होता है टाइगर रिजर्व का, वो क्लियर किया जा सकता है ह्यूमन सेटलमेंट, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट पूरी तरह से खत्म करी जा सकती है। पर कंडीशंस है, कुछ कंडीशन क्या है कि जो लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, उनके जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्ट किए जाए, जैसा कि आपका फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। प्लस एट द सेम टाइम जो आपकी ग्राम सभा है या बेसिकली जो विजिल काउंसिल है, उनका कंसेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अगर इकोलॉजिकल एंड सोशल एक्सपर्ट्स ये कंक्लूड करते हैं कि जो कम्युनिटी का प्रेजेंस है उसकी वजह से टाइगर्स को नुकसान हो सकता है, तब जाके उनको हटाया जाएगा। अगर उनके वहां होने से उनको कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा, तो वहां पर वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बातें थी, समझे? तो अभी मुद्दा पता क्या है कि यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे 15 लाख कंपनसेशन फॉर फैमिली आपको देखने को मिल जाएगा। एंड प्लस एट द सेम टाइम रीसेटलमेंट पैकेज भी है, जहां पर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, आपका पानी, आपका सैनिटेशन, ये सब दिया जाएगा। अभी मुद्दा क्या हुआ था, जो एनटीसी ने डायरेक्टिव दिया था कि लोगों को यहाँ पे रिलोकेट करना है, उसके रिगार्डिंग एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसने यहाँ पर ना एक रिव्यू यहाँ पे इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया है, देखने के लिए कि क्या ये जो कंडीशंस थी ये सारी फुलफिल हो भी रही हैं, क्या लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों के होने की वजह से कुछ थ्रेट आ रहा है टाइगर्स के ऊपर। ये चीजें यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, रिटर्न ऑफ चाइनीज एस्ट्रोनॉट फ्रॉम टियांगोंग स्पेस स्टेशन। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप लोगों को स्पेस स्टेशन का मतलब पता होगा, बेसिकली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं स्पेस क्राफ्ट की फॉर्म के अंदर, जो धरती को ऑर्बिट करती हैं, राइट? एंड यहाँ पर लोग भी रह सकते हैं काफी लंबे टाइम के लिए, डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली अगर आप नोटिस कर पाओगे तो धरती को ये हर 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट में ऑर्बिट करता है एट अ स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स पर आवर। बहुत ही बड़ा है। और इसमें आप नोटिस करोगे ये एक कंट्री का नहीं है, आईएसएस। आईएसएस 5 कंट्रीज के द्वारा है। एक तो आपका यूएसए का आपको नासा देखने को मिल जाएगा, यूरोप का आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी देखने को मिल जाएगी, उसी तरह से रशिया का आपका रॉस्कोमोस है, आपका कनाडा का आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, एंड आपका जापान का जेक्सा है। ये 5 देशों के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनाया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से भारत भी पता क्या कोशिश कर रहा है कि इंडिया का भी खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। इसीलिए हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीएएस, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो पहला मॉड्यूल होगा वो 2028 में लॉन्च हो जाएगा, एंड बाकी जो मॉड्यूल होंगे वो 2035 तक लॉन्च हो जाएंगे। तो इंडिया का भी यहाँ पे फोकस है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं चाइना की, तो दरअसल में चाइना ने भी ना अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड कर लिया था 3 मॉड्यूल्स के अंदर, एंड इसको 2021-22 में लॉन्च कर दिया गया था। तो चाइना के भी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर 6 महीने के लिए इस टियांगोंग स्पेस स्टेशन में रहने गए थे। अब वहां से वो वापस आ गए हैं, इसलिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दरअसल में जो वर्ड ना टियांगोंग, इसका मतलब यहाँ पे है हेवनली पैलेस, ठीक है? और इसको यहाँ पे चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा बनाया गया था। ये उसी हाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जिस हाइट के ऊपर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये भी आप नोटिस कर पाओगे 217 से लेके 280 माइल्स की स्पीड के मतलब एल्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पर ये ऑर्बिट करता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टॉपिक बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक और है, कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन। दरअसल में अभी रिसेंट कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ना कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन की यहाँ पे जिक्र हुआ। दरअसल में कृष्णा अय्यर जो थे, वी आर कृष्णा अय्यर, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हुआ करते थे, एंड इन्हीं के नाम के ऊपर ये डॉक्ट्रिन बना, कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन। यहाँ पर इनके हिसाब से जो वी आर कृष्णा अय्यर जी थे, उन्होंने बात करी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने बात करी सोशल जस्टिस की, एंड कुछ एक चीजों की वो खासकर उसके बारे में बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल वो बात करते थे ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की। उनका ये था कि आपकी जो जुडिशरी है उसका काम होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटाइज करना, सोशल जस्टिस को यहाँ पे देना, प्लस एट द सेम टाइम जो मार्जिनलाइज्ड है, डिसएडवांटेज है, उनकी आवाज का प्रोटेक्शन करना। इसके साथ ही साथ वो काफी फेवर में थे जुडिशियल एक्टिविज्म के,
काफी लोग यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म को गलत मानते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना चाहिए एक तरह से। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस बने रहें, और थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है कई बार वो नुकसानदेह भी हो सकता है। पर कृष्णा अय्यर जी का ये मानना था कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जुडिशरी एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को। तो बेसिकली इन्होंने पॉजिटिव रोल इनसार्ज किया था जुडिशरी का इस तरह से। प्लस एट द सेम टाइम जो पीआईएल्स होते हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि जो बेल है वो रूल होना चाहिए, और जेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल वाले सिचुएशन के अंदर ही मिलनी चाहिए। अदरवाइज बेल आसानी से इंसानों को मिल जानी चाहिए, स्पेशली अगर वो जो केस है वो अपने आप में नॉन सीरियस केस हो। साथ ही साथ यहाँ पे इनका फोकस था कि आपके जो मार्जिनलाइज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको यहाँ पे मदद करी जानी चाहिए। तो ये था कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किस चीज से लिंक्ड है, अदरवाइज आप इसको मेंस के आंसर में भी अपने आंसर में बेहतर बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 2020 का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कौन सा ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपके सामने, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था मैंने आपको होमवर्क दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। आप ये क्वेश्चन को अपने पढ़ते होंगे अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दरअसल में ना यहाँ पर तीनों की तीनों बातें बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन है, बहुत लंबी थ्योरी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था माइक्रो आरएनए या mRNA के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले महीने का करंट अफेयर्स अच्छे सुना है ना, तो मैंने जब फिजियोलॉजी के ऊपर नोबेल प्राइज का डिस्कशन किया था ना, तब मैंने डिस्कशन किया था इसके बारे में, आपका माइक्रो आरएनए के बारे में। दरअसल में क्या होता है ना, माइक्रो आरएनए आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जीन से किस तरह से आपका जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोटीन के फंक्शन हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना माइक्रो आरएनए की, तो ध्यान ये रखना है कि ये माइक्रो है। माइक्रो का मतलब ये लॉन्ग कोडेड नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ये शॉर्ट एंड नॉन कोडिंग आपका आरएनए आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाता है। बाकी दूसरा जो कह रहा है कि जीन एक्सप्रेशन को आप रेगुलेट कर सकते हो इसके माध्यम से, वो स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इसका सही जवाब बन जाएगा। इसके अलावा मैंने इंडियन वाइल्ड एस के बारे में क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाते हैं इंडियन वाइल्ड एस, क्योंकि ये आज के समय सिर्फ और सिर्फ आपको जो रण ऑफ कच्छ है ना, वहीं पर ही देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं देखने को मिलते। बेसिकली इसी को ही इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी बोला जाता है। तो ये नीलगिरी वाला रीजन नहीं है, ये बात गलत है, आपका रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है। बाकी देखो डेफिनेटली आप इनको खुर हो गया, घुटखुर हो गया, इस नाम से भी जानते हो, और ये आपके जो ओनेजर फैमिली है ना, उसका यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाते हैं, एंड इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको नियर थ्रेटन देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कल के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आज के आपका डिस्कशन की बात करूं तो ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सिंबल डिस्प्यूट अगर होता है तो वहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे करेगा? नहीं, यहाँ पर जो पावर है ना वो ईसीआई के पास है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ईसीआई की दोस्तों बात करें, कह रहा है कि आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही हैंडल नहीं करता। नहीं भैया, इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे इस चीज को हैंडल करता है, इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है। आयरन बीम, जब हमने आयरन डोम का डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि ये इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।